नमस्कार जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमारा आज का टॉपिक है झारखंड को किन उद्योगों में लाभ मिल सकता है स्पेन और स्वीडन से। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम स्पेन और स्वीडन के दौरे पर है और इसका मुख्य उद्देश्य है निवेश लाना। ये झारखंड है और ये आपका स्पेन और ये स्वीडन। झारखंड से स्वीडन करीब करीब 6000 प्लस किलोमीटर दूर है और स्पेन करीब करीब 8000 किलोमीटर प्लस है। तो ये 11 सदस्यीय टीम यहाँ से 18 अप्रैल को रवाना हुई और ये 27 अप्रैल को वापस आ जाएगी। इस बीच में वे मैड्रिड में 19 अप्रैल को ये मैड्रिड पहुंचेंगे। 21 अप्रैल को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों से मुलाकात है। 22 अप्रैल को माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों से बातचीत होगी। 23 अप्रैल को बार्सिलोना में एग्रीकल्चर मंत्रालय उस देश के अधिकारियों से चर्चा होगी। 25 अप्रैल को स्वीडन में क्लीन एनर्जी कंपनियों से मुलाकात है और 26 अप्रैल को 1-to-1 मीटिंग्स है और निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो ये पूरा प्रोग्राम है। अगर हम लोग बात करें भारत और स्पेन का, तो भारत में 280 से अधिक स्पेनिश कंपनियां काम करती हैं और दोनों का द्विपक्षीय व्यापार करीब करीब 2024 में करीब करीब 8.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है। द्विपक्षीय व्यापार में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 6.3%। ये इनका मेन जो बिजनेस होता है वो है अक्षय ऊर्जा में धातु कर्म उद्योग के जो कंपोनेंट है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, इन सब क्षेत्रों पे मेन इनका बिजनेस है दोनों देशों का। स्पेन की अगर बात करें हम लोग, आखिर स्पेन और स्वीडन में आखिर क्या खास है जिसके लिए निवेश लाने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधित्व मंडल स्पेन और स्वीडन गया है। तो स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन का भी जो आर्थिक वृद्धि है वो 2023 में 3.2% करीब करीब है, जो कि यूरोपियन यूनियन के वृद्धि दर 0.8% के औसत से काफ़ी ऊपर है। स्पेन पर्यटन, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, दवा, उपकरण, पशुधन, नवीकरणीय ऊर्जा, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ये स्पेशलिस्ट हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की अगर बात करें स्पेन को लेकर, तो स्पेन सौर और पवन ऊर्जा में काफ़ी आगे है। यहाँ 2 कंपनियाँ इबरड्रोला और एक्सियोना ये सौर, फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा में विशेषज्ञता रखती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें हम लोग, तो ये स्पेन के जीडीपी का लगभग 10% है। हालांकि कोविड-19 के बाद में वहाँ पर कुछ प्लांट बंद हुए हैं, जैसे निसान जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, इन्होंने अपने कुछ प्लांट वहाँ बंद किए हैं। इसलिए सरकार अभी हाल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर वहाँ ज़्यादा ध्यान दे रही है। स्वीडन की अगर बात करें हम लोग, तो स्वीडन का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है 1.8%। 2025 का आकलन है ये। औद्योगिक क्षेत्र जो है ये जीडीपी का स्वीडन में करीब करीब 20% है। यहाँ जो प्रमुख उद्योग हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग, यहाँ कुछ कंपनियाँ जैसे स्वीडन मोटर वाहन में वोल्वो काफ़ी फेमस है, दूरसंचार में एरिक्सन, फार्मास्यूटिकल में एस्ट्राजेनेका, उपकरण जो बनते हैं उसमें एसकेएफ, एबीबी ये उत्कृष्ट हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र उत्पादन और इसके निर्यात में 50% हिस्सा रखता है। यानी कहें तो स्वीडन इंजीनियरिंग में काफ़ी अग्रणी कंट्री है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो स्वीडन का आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय है। वहाँ 99% घरों में इंटरनेट की सुविधा है। नवीकरणीय ऊर्जा में भी ये काफ़ी आगे है। स्वीडन हरित प्रौद्योगिकी या ग्रीन टेक्नोलॉजीज में आगे है। इसमें जैसे हरित बैटरी उत्पादन, पवन और सौर और हाइड्रोजन एनर्जी मेन इनमें काम हो रहा है वहाँ पर। वहाँ के कुछ जो कंपनियाँ हैं फेमस नवीकरणीय ऊर्जा में, वो हैं नॉर्थवोल्ट, मिनेसोटा। ये कंपनियाँ नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। नवाचार और डिजिटलीकरण, इनमें भी स्वीडन काफ़ी आगे है। अभी जो ब्लूमबर्ग का 2022 का नवाचार सूचकांक आया था उसमें स्वीडन 5वें स्थान पर था। नई टेक्नोलॉजी अपनाने में स्वीडन काफ़ी आगे है। सरकार ने हाल में स्मार्टर इंडस्ट्री का रोड मैप तैयार किया है जिसमें वार्षिक
जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश है वो $10 बिलियन इसमें शामिल किया जा रहा है वार्षिक आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश। तो हम लोग कह सकते हैं स्वीडन जो है इंजीनियरिंग सेक्टर्स में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी आगे हैं। यहाँ AI, 3D प्रिंटिंग, गेमिफिकेशन, इन सब परियोजनाओं पर रिसर्च किया जा रहा है और ये काफ़ी टॉप लेवल के रिसर्च हैं। अब देखते हैं कि आखिर झारखंड को इन देशों से क्या फ़ायदा है। तो झारखंड को अगर हम लोग देखें कि इनमें क्या फ़ायदा है, तो जो फोकस सेक्टर्स हैं हमारे, जैसे आखिर किन किन चीज़ों पे बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में माइनिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्लीन एनर्जी, इन सब पे जो है बात हो रही है। जो भी अभी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो दौरा गया है वो इन सेक्टर्स में बात कर रहे हैं। तो इन्हीं सेक्टर्स में हम लोग देखेंगे कि आखिर इन दो देशों से हमें क्या लाभ मिलेगा झारखंड को। तो नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो जैसे स्पेन सौर और पवन ऊर्जा में काफ़ी आगे है। यहाँ पर इब्रड्रोला और एक्सियोना ये सौर, फोटोवोल्टिक और पवन ऊर्जा में विशेषज्ञता रखने वाले कंपनियाँ हैं। और वैसे भी 2024 में भारत और स्पेन व्यापार में अक्षय ऊर्जा एक महत्वपूर्ण अक्षय ऊर्जा जो है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है जिनमें दोनों देशों में व्यापार हो रहा है। स्वीडन का योगदान की बात करें तो स्वीडन इंडस्ट्रीज़ और बायो एनर्जी ये स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी के लिए काफ़ी काम कर रही हैं। इनमें माइनस्टो और नॉर्थवेल्ट ये दो कंपनियां ग्रीन बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा पर बेहतरीन काम कर रही हैं। झारखंड को क्या लाभ है, तो झारखंड जैसे अपने यहाँ पर सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। ग्रीन ऑटोमोबाइल और बैटरी उत्पादन की तकनीक, क्योंकि झारखंड अभी हाल में अपने नए औद्योगिक नीति में इलेक्ट्रॉनिक जो बैटरी है उसके उत्पादन को ध्यान दे रही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ध्यान दिया जा रहा है। इवन अभी जो नया झारखंड का सोलर नीति 2022 आया है उसने भी अपना टारगेट 5 साल में 4000 मेगावाट सोलर उत्पादन का रखा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर और झारखंड में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को लेकर ये देश हेल्प कर सकते हैं। इनसे अगर निवेश आती है, इनकी जो बड़ी कंपनियां आए तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से या यहाँ पर उद्यमों की स्थापना से इन लक्ष्यों की प्राप्ति का आसानी हो जाएगा। इनसे रोजगार भी मिलेंगे और झारखंड अपने सोलर नीति के लक्ष्य हो गया या औद्योगिक नीति के लक्ष्य को आसानी से पा सकेगा। कृषि और कृषि उस पर प्रसंस्करण की बात करें तो इसमें जैसे स्पेन का कृषि मंत्रालय खाद्य पदार्थ जिस पे काम करता है वो उद्योग यहाँ काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजियाँ उपयोग करती हैं। स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन स्मार्ट खेती और टिकाऊ कृषि में काफ़ी आगे है, जो कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। जैसे झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्पेनिश की जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्निक, वो यहाँ पर लाई जा सकती है। स्वीडन से स्मार्ट खेती, जैविक खेती, इन सब पर उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों के लिए और विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकता है। खनन और धातु कर्म की अगर बात करें हम लोग तो स्पेन का योगदान जैसे है, स्पेन धातु उद्योग विशेष रूप से स्टील और ऑटोमोबाइल में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी ये प्रयोग करती है। स्वीडन की अगर बात करें तो स्वीडन खनन उपकरण और इस्पात उत्पादन में विश्व में अग्रणी देशों में है। तो स्वीडन कई ग्रीन स्टील परियोजनाएं भी संचालित कर रहा है। तो झारखंड अगर ये निवेश आते हैं, यहाँ की कंपनियां निवेश करती हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज़ झारखंड में अगर आते हैं तो यहाँ पर जो खनन हो रहा है उनमें पॉल्यूशन काफ़ी कम हो जाएगा। साथ ही साथ खनन गुणवत्तापूर्ण होगा, रोजगार बढ़ेंगे इनसे, साथ ही साथ झारखंड की आय भी इजाफा होगी। ग्रीन स्टील का उत्पादन भी जो है वो स्वीडन की तकनीक से लाभकारी मिल सकता है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में स्टील जैसे बोकारो या जमशेदपुर ये दोनों जो हैं आपके मेजर सेंटर हैं स्टील उत्पादन के झारखंड में। तो ग्रीन स्टील उत्पादन यानी कम से कम आपका जो है पॉल्यूशन का जो उत्पादन को कम से कम किया जाए, इसके लिए स्वीडन की तकनीक काम लाई जा सकती है। तो ये लाभ है जो इससे मिल सकते हैं जो झारखंड का प्रतिनिधिमंडल स्वीडन और स्पेन के दौरे पर गया है। अब देखिए समस्याएं क्या हैं, आखिर ये कंपनियां यहाँ आएंगी तो इनको किन चुनौतियों का सामना कर सकता है। तो सबसे पहले है भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध।
झारखंड में अधिकांश ज़मीन CNT SPT को लेकर है, और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी जब भी ज़मीन अधिग्रहण किया गया है तो विस्थापन का दंश या इसका इतिहास इतना खराब रहा है झारखंड में कि स्थानीय स्तर पर विरोध हमेशा देखने को मिलता है। तो ये आने वाली कंपनियों के लिए एक चुनौती है, सरकार इससे कैसे निपटती है देखना पड़ेगा। सुरक्षा और नक्सलवाद ये भी समस्या है, खासकर कोल्हान क्षेत्र में नक्सलवाद अभी भी कायम है। सुरक्षा को लेकर देखें तो हाल के समय में कई आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। झारखंड में अपर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी, अर्थात आधारभूत संरचना की कमी या अपर्याप्त आधारभूत संरचना, ये भी एक समस्या है। गांव तक सड़कें नहीं हैं, सड़कें हैं तो अच्छे नहीं हैं, वो आवागमन के साधन नहीं हैं। अगर हम लोग एयरपोर्ट की भी बात करें तो बहुत सीमित स्तर पे हैं। जो शहर हैं उनका भी विकास उस तरह से नहीं हुआ है जैसे विकसित राज्यों में हुआ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होगा कि किस तरह से आधारभूत संरचना को जो आने वाले निवेश या उद्योग हैं उनके तय मानकों के साथ स्थापित किए जाए। कुशल श्रम की भी कमी है, शिक्षा दर कम है झारखंड में, अधिकांश जो ब्रेन ड्रेन काफ़ी देखने को मिलता है यहाँ पर। जो भी हाई स्किल्ड लोग हैं, मानव संसाधन हैं, वो पलायन कर जाते हैं, और जो ग्रामीण स्तर के भी लोग हैं जो अकुशल हैं वो भी पलायन करते हैं। तो दोनों स्तर पर ही पलायन देखा जाता है। तो कुशल श्रम की कमी झारखंड में है, नौकरशाही और प्रशासनिक बाधाएं भी हैं, नीति के क्रियान्वयन में भी सुस्ती पाई जाती है झारखंड में। एक और चुनौती है कि स्थानीय समुदायों को सीमित लाभ मिलता रहा है अभी तक जो भी उद्योग यहाँ स्थापित हुए हैं। तो झारखंड सरकार के लिए चुनौती होगा कि जो भी निवेश या उद्योग यहाँ स्थापित हों उनका लाभ को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो ये हमारा टू द पॉइंट में आज का टॉपिक है। कल हम लोग फिर किसी और टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।